किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने जल संकट से निपटने के लिए लोगों से जल संरक्षण करने का किया आह्वान। मन की बात कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान को बताया जन अभियान। लोगों से की पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण की अपील। कृषि वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि, नई किस्म के तंबाकू के पौधे में निकोटिन की मात्रा होगी 50% तक कम। कृषि मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में सिंघाड़े की खेती बनी किसानों के लिए वरदान। राज्य में सिंघाड़े की खेती करके किसान कमा रहे हैं बेहतर मुनाफा। सिंघाड़ा किसानों ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि कैसे सिंघाड़े की खेती ने बदला किसानों के जीवन को। दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन। 1557 प्रदर्शक, 108 देशों के खरीदार और प्रतिनिधि हुए शामिल। कार्यक्रम में 13 राज्य मंत्रियों, 4 केंद्रीय मंत्रियों ने लिया भाग। 4 दिवसीय कार्यक्रम में 40 सत्रों का किया गया आयोजन। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और सरकार के नए अभियानों के जरिए प्रकृति संरक्षण पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने बारिश के मौसम में जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि इससे देश में जल संकट से बचा जा सकता है। साथ ही उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि काफी कम समय में इस अभियान के तहत देश में करोड़ों पौधों का रोपण किया गया है। देश के कई इलाकों में मॉनसून की भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति देखी गई। वहीं अभी कुछ दिन पहले ही राजधानी दिल्ली समेत कई अन्य शहरों में जल संकट की समस्या भी सामने आई। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी में एक बार फिर जल संरक्षण पर जोर दिया है। देश में जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, अमृत सरोवर समेत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों के द्वारा जल संरक्षण के उपाय के उदाहरण देते हुए लोगों से जल बचाने की अपील की है। बारिश के दिनों में बचाया गया पानी जल संकट के महीनों में बहुत मदद करता है और यही कैच द रेन जैसे अभियानों की भावना है। मुझे खुशी है कि पानी के संरक्षण को लेकर कई लोग नई पहल कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास उत्तर प्रदेश के झांसी में देखने को मिला है। आप जानते ही हैं कि झांसी बुंदेलखंड में है, जिसकी पहचान पानी की किल्लत से जुड़ी हुई है। यहाँ झांसी में कुछ महिलाओं ने गुरारी नदी को नया जीवन दिया है। ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और उन्होंने जल सहेली बनकर इस अभियान का नेतृत्व किया है। इन महिलाओं ने मृतप्राय हो चुकी गुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इन जल सहेलियों ने बोरियों में बालू भरकर चेकडैम तैयार किया, बारिश का पानी बर्बाद होने से रोका और नदी को पानी से लबालब कर दिया। इन महिलाओं ने सैकड़ों जलाशयों के निर्माण और उनके रिवाइवल में भी बढ़ चढ़कर हाथ बटाया है। इससे
इस क्षेत्र के लोगों की पानी की समस्या तो दूर हुई ही है, उनके चेहरों पर खुशियां भी लौट आई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में महिलाओं का योगदान सराहनीय है। जल संरक्षण में जहां नारी शक्ति अपना योगदान दे रही है, वहीं वह जल से जुड़ी आजीविकाओं से रोजगार भी पा रही है। इस तरह जल संरक्षण महिलाओं को रोजगार देने का भी काम कर रहा है। कहीं नारी शक्ति जल शक्ति को बढ़ाती है, तो कहीं जल शक्ति भी नारी शक्ति को मजबूत करती है। मुझे मध्य प्रदेश के 2 बड़े ही प्रेरणादायी प्रयासों की जानकारी मिली है। यहाँ डिंडोरी के रायपुरा गांव में एक बड़े तालाब के निर्माण से भूजल स्तर काफी बढ़ गया है। इसका फायदा इस गांव की महिलाओं को मिला। यहाँ शारदा आजीविका स्वयं सहायता समूह, इससे जुड़ी महिलाओं को मछली पालन का नया व्यवसाय भी मिल गया। इन महिलाओं ने फिश पार्लर भी शुरू किया है, जहां होने वाली मछलियों की बिक्री से उनकी आय भी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी महिलाओं का प्रयास बहुत सराहनीय है। यहाँ के खौब गांव का बड़ा तालाब जब सूखने लगा, तो महिलाओं ने इसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। हरी बगिया स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने तालाब से बड़ी मात्रा में गाद निकाली। तालाब से जो गाद निकली, उसका उपयोग उन्होंने बंजर जमीन पर फूड फॉरेस्ट तैयार करने के लिए किया। इन महिलाओं की मेहनत से न सिर्फ तालाब में खूब पानी भर गया, बल्कि फसलों की उपज भी काफी बढ़ी है। जल संरक्षण के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र किया। जन भागीदारी के कारण इस अभियान के तहत कई राज्यों में रिकॉर्ड संख्या में पौधारोपण किया गया है। साथियों, जब हमारे दृढ़ संकल्प के साथ सामूहिक भागीदारी का संगम होता है, तो पूरे समाज के लिए अद्भुत नतीजे सामने आते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम। ये अभियान अद्भुत अभियान रहा। जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने लक्ष्य से अधिक संख्या में पौधारोपण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 26 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। गुजरात के लोगों ने 15 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपे। राजस्थान में केवल अगस्त महीने में ही 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। देश के हजारों स्कूल भी इस अभियान में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पेड़ लगाने के तेलंगाना के KN राजशेखर का उदाहरण देते हुए कहा, सभी लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। राजशेखर एक हादसा होने के बावजूद पिछले 4 साल से लगातार पेड़ लगाने का काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री की पौधारोपण की अपील एक तरफ पर्यावरण को संरक्षित करेगी, वहीं जल संरक्षण के लिए प्रयास पानी के संकट से निपटने में मददगार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और दुनिया में तंबाकू का बहुत ज्यादा सेवन होता है। खतरनाक बात यह है कि इसमें निकोटिन की मात्रा ज्यादा होने से ये सेहत के लिए खतरनाक कहा जाता है। लेकिन अब इस मामले में एक अच्छी खबर आई है। दरअसल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने कहा कि हाल ही में प्रयोगशाला में निकोटिन की कम मात्रा वाला एक पौधा उगाया है। दावा किया गया है कि इस पौधे में निकोटिन की मात्रा 40 से 50% तक कम हो गई है। यानी तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों पर निकोटिन का नकारात्मक असर कम हो सकेगा। ये जानकारी कृषि मंत्रालय ने सोशल मीडिया X पर अपनी पोस्ट में दी है। किसानों की तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन की मात्रा को कम करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी हाँ,
आपको जानकर हैरानी होगी कि कृषि वैज्ञानिकों ने तंबाकू के पत्तियों से निकोटीन की मात्रा को 50% कम करने में सफलता हासिल कर ली है। पिछले 1 साल से चलाए जा रहे 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम के बारे में बताया कि लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों ने कृषि क्षेत्र में कई तरह के नए प्रयोग किए हैं। किसानों की आय दुगना करने के मकसद से CSIR ने लेमन ग्रास की खेती, लेवेंडर की खेती और उन्हें नई तकनीक की खेती के लिए हजारों किसानों की सहायता की है और उन्हें प्रोत्साहित किया है। CSIR ने कहा है कि पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंबाकू के सेहत संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए सॉल्यूशन खोजने की बात कही थी, तभी से इस मामले पर काम शुरू हो गया था। इस परियोजना के तहत लैब में तंबाकू का जो पौधा उगाया गया है, उसमें निकोटीन की मात्रा 50% तक कम करने में सफलता मिली है। कहा गया है कि तंबाकू के पौधे में जीनोम एडिटिंग के जरिए इसमें निकोटीन की मात्रा को कम किया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तंबाकू में मौजूद निकोटीन की लत नहीं लगेगी। इसका सेहत पर दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि लोगों की सेहत को लेकर ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। लेकिन इसके साथ ही साथ CSIR इस बात की भी कोशिश कर रहा है कि प्रयोगशाला में ही तंबाकू के पौधे में निकोटीन की मात्रा को 70% तक कम किया जा सके। इसके बाद जो लोग तंबाकू का सेवन करेंगे, ये तंबाकू उनके स्वास्थ्य को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल 8 मिलियन लोग तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों का शिकार होकर मौत का शिकार बन जाते हैं। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों की खोज धूम्रपान करने वालों की सेहत को निकोटीन से बचाने में काफी हद तक कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, DD न्यूज। और छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के अकलतरा ब्लॉक में सबसे ज्यादा सिंघाड़े की खेती की जा रही है। एक समय ऐसे था कि केवल गिने चुने किसान ही सिंघाड़े की खेती करते थे, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। इस समय ग्राम बरगवा में 2 दर्जन से अधिक किसान सिंघाड़े की खेती कर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बदलते समय के साथ ही खेती किसानी के क्षेत्र में भी बदलाव आया है। पहले किसान परंपरागत रूप से कुछ ही फसलों की खेती किया करते थे, लेकिन अब उनका कार्य क्षेत्र बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में अकलतरा ब्लॉक के ग्राम बरगांव में किसान सिंघाड़े की खेती कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं। गांव के करीब 2 दर्जन किसान तालाबों में बड़े पैमाने पर सिंघाड़े की फसल उगा रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी कमाई हो रही है। किसान राजाराम धीवर ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि वे पहले धान की खेती करते थे, लेकिन ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता था। फिर उन्होंने सिंघाड़े की खेती शुरू की। 1 एकड़ तालाब में सिंघाड़े की खेती की शुरुआत में ही अच्छी आमदनी मिलने लगी, तो कभी दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से लेकर आज तक सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं। मैं सिंघाड़ा खेती कर लगभग 1.5 एकड़ में हेवा खेती है मोर। मैं खेती ला जून जुलाई में रोपथन। रोजी पानी अच्छा से चलत है और 4 झन लेबर भी रखे हन, जेमहू मन के रोजी पानी चल जाते। राजाराम को सिंघाड़े की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। स्थानीय बाजारों में 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है, जिससे राजाराम की आय बढ़ रही है। खुद तो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, साथ ही गांव के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, DD न्यूज। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 19 से 22 सितंबर 2024 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इस मेगा फूड इवेंट में 1557 प्रदर्शकों, 20 देशों के पवेलियन के साथ ही 108 देशों के 809 खरीदारों और 2390 विदेशी प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। साथ ही खाद्य क्षेत्र में भारत की क्षमता, विकास और तकनीक को दुनिया ने देखा। उन्नीस से 22 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित
तीसरे मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, चिराग पासवान, रवनीत सिंह बिट्टू ने संयुक्त रूप से की। कार्यक्रम में PLI, SFPI और PMKSY योजनाओं के तहत 67 स्थानों पर कुल 5,135 करोड़ रुपए के निवेश के साथ खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का भी उद्घाटन किया गया। PMFAME योजना के तहत 2,351 करोड़ रुपए की सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए 25,000 लाभार्थियों को ऋण से जुड़ी सहायता प्रदान की गई और PMFME योजना के तहत 70,000 SHG सदस्यों को 245 करोड़ रुपए की सीड कैपिटल मंजूर की गई। कार्यक्रम में सरकार की 100 दिनों की कार्य योजना की उपलब्धियों को भी दर्शाया गया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के उद्घाटन दिवस पर CEO गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया गया। देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आने वाले दिनों में इसको और कैसे बढ़ाया जा सके उस क्षेत्र में, उस दिशा में हम लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। मेगा फूड इवेंट को भारत सरकार के 9 मंत्रालयों और विभागों के साथ ही 8 संबद्ध निकायों और 26 राज्यों द्वारा समर्थित किया गया था। इस कार्यक्रम में 1,557 प्रदर्शकों, 20 देश मंडपों और 108 देशों के 809 खरीदारों और 2,390 विदेशी प्रतिनिधियों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। 9 प्रदर्शनी हॉलों में 70,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में फैले इस कार्यक्रम ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आइटम भी प्रदर्शित किए गए। इस कार्यक्रम में 6 मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों सहित 16 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। जापान ने भागीदार देश के रूप में इसमें हिस्सा लिया, जबकि ईरान और वियतनाम ने फोकस देशों के रूप में भाग लिया। हम इसमें फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपको ये मालूम होगा कि ये जो सेक्टर है, दिस इज सनराइज सेक्टर, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारे पास करीबन 2014 से 7 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है और ये सेक्टर एम्प्लॉयमेंट की नज़रिए से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 12.01% कंट्रीब्यूट करता है जो हमारी फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड एम्प्लॉयमेंट है उसमें। तो इसको देखते हुए और इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए हमने वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया है। कार्यक्रम में भारतीय खाने में कई नवाचार भी देखने को मिले। वहीं सात्विक और आयुष आहार में भी लोगों का रुझान देखने को मिला। 4 दिवसीय कार्यक्रम में 40 सत्र शामिल थे, जिसमें विषयगत, राज्य, संबंध मंत्रालय और देश एवं संगठन सत्र आयोजित किए गए। 13 विषयगत सत्रों में खाद्य प्रसंस्करण और संबंध क्षेत्रों में शून्य अपशिष्ट, अधिकतम मूल्य, टिकाऊ पैकेजिंग, विकिरण, खाद्य सुरक्षा आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की गई। इसके अलावा 8 राज्य केंद्रित पैनल चर्चाएं और DPIIT और एपीडा सहित संबंध मंत्रालयों द्वारा 10 विशेष सत्रों में उद्योग जगत से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की गई। दुनिया भर में कहां पर कौन से जो भारतीय उत्पाद हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर UK, रसिया, ओमान, कुवैत से लेकर यहाँ पर जापान, USA तक तमाम यहाँ पर डिस्प्ले बनाए गए हैं और यहाँ उन उत्पादों को रखा गया है जो कि इन देशों में प्रमुखता से उपयोग किए जाते हैं और मूल रूप से ये भारतीय उत्पाद हैं, भारतीय खाद्य पदार्थ हैं और जो कि अब दुनिया के कोने कोने में पहुँच चुके हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 20 से 21 सितंबर 2024 तक वर्ल्ड फूड इंडिया के साथ मिलकर एक वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इसमें खाद्य सुरक्षा नियामकों और जोखिम मूल्यांकन प्राधिकरणों, अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों सहित 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने नियामक संबंधी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की और रणनीति बनाई। अपीडा का मानना है कि इस टाइप के आयोजन से एक्सपोर्टर्स, निर्यातकों को, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फार्मर्स हैं, उनको फ़ायदा मिलता है कि एटलीस्ट वो अपना प्रोडक्ट दिखा पाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। दूसरा, वो सीख पाते हैं दूसरों के प्रोडक्ट को देखकर कि दूसरे प्रोडक्ट जो बाकी हैं उनकी पैकेजिंग कैसी है, उनकी लेबलिंग कैसी है। तो ये आयोजन वर्ल्ड फूड इंडिया का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका निर्यात बढ़ाने के लिए। कार्यक्रम में स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज आयोजित किया गया। NIFTEM कुंडली के साथ 11 कंपनियों, 3 विकास
भागीदारों और संघों के साथ 4 शैक्षणिक और अनुसंधान संगठनों के बीच साझेदारी भी शामिल थी। ये समझौता ज्ञापन सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन, नए उत्पादों का विकास, उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, छात्रों के प्लेसमेंट के साथ साथ इंक्यूबेशन से जुड़ी गतिविधियों पर केंद्रित थे। ये कार्यक्रम भारत की खाद्य क्षेत्र में बढ़ती साख और विकास को भी दर्शाता है। डीडी न्यूज के लिए दिल्ली से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो लखनपुरी, सूरजपुर और दाहोद मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि फैजाबाद मंडी में धान के भाव में तेजी देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव कुछ इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की लखनपुर मंडी में 27 सितंबर को धान का भाव रहा 2000 रुपए, जो कि 28 सितंबर को 2000 रुपए पर टिका रहा। राज्य की ही सूरजपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 27 और 28 सितंबर को धान 2185 रुपए पर बिकी। इसी तरह गुजरात की दाहोद मंडी में 27 सितंबर को धान का भाव रहा 1775 रुपए, 28 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1775 रुपए पर बना रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में धान का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहाँ 27 सितंबर को धान का भाव था 2275 रुपए, 28 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 2285 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 13 करोड़ 67 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 13 करोड़ 57 लाख 55 हजार मीट्रिक टन की तुलना में 9 लाख 45 हजार मीट्रिक टन की वृद्धि को दर्शाता है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को सूरत, जलालाबाद और मैनपुरी मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि अलीगढ़ मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का कारोबार भारी गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 27 सितंबर को प्याज का भाव था 4000 रुपए, 28 सितंबर को प्याज का भाव 500 रुपए लुढ़क कर 3500 रुपए रह गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में प्याज के सौदों में अच्छी खासी सुस्ती देखी गई। 27 सितंबर को प्याज की खरीद 4500 रुपए पर हुई, 28 सितंबर को इसमें 300 रुपए की नरमी आई और भाव 4200 रुपए क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 28 सितंबर को प्याज का भाव 25 रुपए गिरकर 4025 रुपए से 4000 रुपए रह गया, जबकि उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी में इस दौरान प्याज के कारोबार में तेजी रही। 27 सितंबर को यहाँ प्याज का भाव 4050 रुपए था, 28 सितंबर को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 4100 रुपए पर हुए। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जो साल 2022-23 के अंतिम अग्रिम अनुमान की तुलना में लगभग 22.94 लाख टन कम है। वहीं बात प्याज की करें तो साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242.44 लाख टन होने की उम्मीद है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश के किसान इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली जैसी गोभी वर्गीय सब्जियों की नर्सरी लगाते रहे। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों में इस समय रब्बी मक्के की बुवाई कर लें। वहीं असम के ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में फूल गोभी, ब्रोकली और बैंगन की मध्य मौसमी किस्मों की नर्सरी की बुवाई जारी रखें। बराक घाटी इलाके के किसान भी इस समय पत्ता गोभी और बैंगन की नर्सरी लगाएं। यदि मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके की बात करें तो यहां मक्के की बुवाई जारी रखें। वहीं मेघालय में इस समय मुख्य खेतों में पत्ता गोभी,
फूल गोभी और बैंगन की रोपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ खड़ी फसलों में उचित जल निकासी बनाए रखें। मिजोरम के किसान इस समय तैयार झूम धान की कटाई करें। इसके अलावा यहाँ पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की नर्सरी लगाएं। वहीं मणिपुर की बात करें तो यहाँ के किसान अदरक की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय तैयार फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और गांठ गोभी की कटाई करें। मणिपुर में ही ये समय प्याज, लहसुन, धनिया, मूली और गाजर की बुवाई के लिए उपयुक्त है। वहीं नागालैंड के किसान इस समय जल्दी तैयार होने वाली झूम धान की किस्मों की कटाई का काम शुरू करें और काटी गई उपज को सुरक्षित जगह पर रखें। वहीं पश्चिम बंगाल के तटीय खारे क्षेत्र में पान के बगीचे और शुरुआती सर्दियों की सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। वहीं पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ क्षेत्र में धान के खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें। वहीं झारखंड के पश्चिमी पठारी क्षेत्र में इस समय धान, उड़द, मूंग, अरहर और मक्का के खेतों से बारिश का पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मैक्सिको की विदेश मंत्री आलिसिया बार्सेना के साथ मुलाकात की। दोनों देशों ने मैत्रीपूर्ण संबंधों को विस्तार देने पर जोर दिया। गुजरात के द्वारका जिले के पादर में हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के मेहर जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हुई, 23 यात्री घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के तर्रेम थाना इलाके में माओवादियों से लगाए आईईडी की चपेट में आने से 5 जवान घायल हो गए हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेम्पल कनेक्ट ने मंदिर प्रबंधन में देश का पहला स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।